जी, ऑडिबल विजिबल। जी सर। ओके। तो आज दिसंबर का जो सेशन चल रहा था क्वेश्चन का, तो आज की इस क्लास में जो है जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज की इस क्लास में क्या है हम लोग मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। तो दिसंबर के सारे क्वेश्चन जो है हो गए हैं। कल से जो है हम लोग शुरू करेंगे 2020 के बाद के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। अगर कल क्लास होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, यानी टाइम से जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्लास ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं होगी तो फिर नहीं होगा। ठीक है। तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीक से जो है क्लास को शुरू करेंगे प्रॉपरली। और उसमें जो हमारा क्लास करने का तरीका होगा वो हम यूनिट वाइज करते चलेंगे। ठीक है। यानी मतलब एक दिन जो है हम टीचिंग के क्वेश्चन करेंगे, दूसरे दिन जो है हम रिसर्च के करेंगे, तीसरे दिन जो है हम कम्युनिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे पास जो है इसी एतबार से फाइल भी बनी हुई है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है हम कर सकें। ठीक। जी चलिए। सर। तो स्टेटमेंट वन ये है आपका हायर एजुकेशन से जो है क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है काफी आसान है, बट थोड़ा सा जो है ये टेक्निकल टाइप में, या आप बोल सकते हो घुमाकर चीजें लिखी गई है। लेकिन हाँ, अगर आपको कंसेप्ट मालूम है कि विक्रमशिला के अंदर ये चीजें हैं या नहीं है, तो फिर जो है आप इसका आंसर जो है कर सकते हो। कह रहे द मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला पोसेस अ यूनिवर्सिटी विथ 6 कॉलेजेस। कह रहे हैं विक्रमशिला की जो मॉनेस्ट्री है उसमें एक यूनिवर्सिटी है 6 कॉलेज के साथ। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 6 गेट के साथ जो है एक मॉनेस्ट्री भी है। फिर सेकंड में कहा गया कि विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ तांत्रिक बुद्धिज्म एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। विक्रमशिला जो है एक बहुत मशहूर सेंटर था किस चीज का? तांत्रिक बुद्धिज्म का। और ये जो है दूसरे कंट्रीज से स्टूडेंट को इसने क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। यानी दूसरे कंट्रीज से भी जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो बताइए क्या यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है सही है? टू इज ट्रू सर। दोनों सर सही है सर। नहीं, वेजरियाना बुद्धिज्म था ना यहाँ पे, तांत्रिज्म। नहीं, वो तो वजह रयाना जो था वो उसमें हमने कहा था कि वो एक कंसेप्ट वहां पर आया था। ठीक है। लेकिन जैसे हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एक स्पेशलाइजेशन के लिए मशहूर है। ठीक है। जैसे आपने नालंदा के बारे में क्या पढ़ा था? नालंदा में भी जो है महायाना का लॉजिक। कंसेप्ट आया था, वो लॉजिक के जी लिए सर। मशहूर थी। जी सर। तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी विक्रमशिला के बारे में भी जो है हमने क्लियरली ये बात आपको बोली थी कि यहाँ पर जो है लोग क्या करते थे, गंगा के किनारे बैठकर जो है जंतर मंतर तंत्र पढ़ते थे। इस तरीके की चीजें जो है हमने आपको बताई थी ताकि आपके माइंड में ये चीजें रहे। ठीक है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? रिवर ऑफ गंगा। ठीक है। यानी गंगा के किनारे पर ये वाक्य है जो कि प्रेजेंट डे अगर आप देखेंगे तो ये भागलपुर बिहार के अंदर ये सिचुएटेड है। तो ये तांत्रिक बुद्धिज्म वही जो हम जंतर मंतर तंत्र जो सब पढ़ा जाता है तो वही है। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। चलिए। सर यहाँ पर जो 6 कॉलेजेस बोला है वो 6 गेट के उसी को बोल हाँ रहे हैं ना? हाँ, सिक्स। हाँ, जो 6 गेट है ना उसी को जो है 6 कॉलेज बोला गया है। और इसी से ही एक क्वेश्चन जो है जून में आया था, उसमें शायद गेट लिखा हुआ था और यहाँ पर जो है कॉलेज लिखा गया है। ठीक है। वो जो गेट लिखा गया है ना, इन हकीकत में वो कॉलेज का ही गेट है। ठीक है। वो जो जी गेट जी। लिखा गया वो कॉलेज का ही गेट है। चलिए। Which of the following are administrative reform in universities suggested by the National Knowledge Commission? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यूनिवर्सिटी में फॉलोइंग में से कौन सा है जो नेशनल नॉलेज कमीशन के जरिए सजेस्ट किया गया? ए में कहा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रीडेंशियल। क्रीडेंशियल के मीन्स यानी जिसको हम बोलते हैं सनद। ठीक है। यानी एक तहकीक की जरूरत होती है। तो कह रहे हैं कि वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो उनके एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल की बुनियाद पर होना चाहिए। यानी वाइस चांसलर को अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखेंगे, उसी तरीके से उनका हम एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड भी देखेंगे। यानी क्या इन्होंने पहले कहीं पर इंतजारी उमूर के कामों को जो है देखा है कि नहीं देखा है। मतलब कोई भी बंदा जो है डायरेक्टली वाइस चांसलर नहीं बनता है, पहले वो वीसी ठीक है, इस तरीके से एचओडी बनता है। यानी कुछ ऐसी जिम्मेदारी वाला काम जो है वो संभाले हुए होता है, तभी जाकर उसको वाइस चांसलर के लिए प्रमोट किया जाता है। बहरहाल बी में कहा गया है डीपोलिटाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कहा गया है कि अपॉइंटमेंट में जो है डीपोलिटाइजेशन होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है सियासी दखल नहीं होना चाहिए। जैसे आज के इस दौर में अगर आप देखेंगे, अगर आपको कहीं पर पढ़ाने के लिए जो है एप्लीकेशन डालना है तो वहां पर टोटल काम जो है पॉलिटिक्स में चलता है। यानी एकदम क्लियर तौर पे यहाँ तक कि सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में जो है लेक्चरर बनना है या कॉलेजेस में बनना है तो आप आरएसएस जो है ज्वाइन करो। आरएसएस की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है। मतलब
मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग है, मुस्लिम लड़कों के लिए अलग है, मुस्लिम नौजवानों के लिए अलग है। तो हर तरीके की जो है आरएसएस की शाख है, आप उनको जाकर ज्वाइन कीजिए, फिर देखिए आपकी तकर्रुरी होती है कि नहीं होती है। ठीक है। फिर सी में कहा गया कि सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, कहा गया है कि यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। क्या ऐसा सजेशन इसमें दिया गया था? रिस्ट्रिक्शन ऑन एकेडमिक फ्रीडम, क्रिएशन ऑफ अ गुड रिसर्च इन्वायरमेंट। तो आपको लगता होगा पढ़कर कि पॉजिटिव वे में किस चीज के ताल्लुक से बात की जा रही है, तो वही इसका जो है बेस्ट आंसर हो सकता है। बताइए। फिर ऑप्शन डी। डी वाला ए बी डी ई। सर। गुड। तो देखिए यहाँ पर ए है, मतलब ए में जो वाइस चांसलर के लिए बात कही गई है बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट का डिपोलिटाइजेशन होना चाहिए, ये भी सही है। फिर ई में अगर हम देखेंगे गुड रिसर्च इन्वायरमेंट की बात की, ये वही नेशनल नॉलेज कमीशन है जिसने नेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। और इसने एक रिकमेंडेशन ये भी दी थी कि हमें 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटी जो है क्या करना है, इंडिया के अंदर क्रिएट करनी है। बट अभी तक जो है वो 1500 यूनिवर्सिटी वाला मामला जो है नहीं हो पाया, हम 2024 पर पहुंच गए। ठीक है। चलिए। Which one of the following universities was the largest in the initial year of Lord Curzon's regime? कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के हुकूमत के इब्तिदाई सालों में जो है फॉलोइंग में से कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है सबसे लार्जेस्ट थी? ए सर। हाँ, तो ये जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है। हाँ, तो ये जो है कलकत्ता देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है ना ये काफी बड़ी थी, यानी इस पे जो है ना अगर आप देखेंगे काफी बहुत था। जैसे आपने एक दो क्वेश्चन पढ़ा होगा कि श्रीलंका वगैरह के कुछ कॉलेजेस का भी इससे एफिलिएशन था, इस तरीके के क्वेश्चन जो है जून वाले में या इसी शिफ्ट में शायद आए हुए हैं, हमने किया है। तो इसी के बर्डन को कम करने के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाई गई थी, जो कि आज कहाँ पर मतलब है इस दौर में पंजाब में है। तो ये 1857 में बनी थी। ठीक है, यानी बीसीएम जो है बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, ये तीनों 1857 में बनी थी। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी बड़ी थी और इस पे जो है बहुत ज्यादा बर्डन भी था। ठीक है, तो इसके बर्डन को कम करने के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि लाहौर में है उसको लाया गया था। चलिए। स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग व्हाइल सबमिटिंग अ थीसिस स्टेटिंग दैट द डॉक्यूमेंट इज हर ओरिजिनल वर्क व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी प्लेगरिज्म। कह रहे हैं कि यूजीसी का जो है प्लेगरिज्म पे जो रेगुलेशन है उसमें यह है कि एक स्टूडेंट अपनी थीसिस को सबमिट करते वक्त जो है वो एक अंडरटेकिंग देता है। अंडरटेकिंग मींस यानी एक फॉर्म होता है जिसको वो फिल करता है और वो उस बात को इंश्योर करता है, बताता है कि उसका जो थीसिस है यानी उसका जो डॉक्यूमेंट है वो उसका खुद का ओरिजिनल वर्क है, उसमें उन्होंने किसी भी तरीके का जो है प्लेगरिज्म नहीं किया है। ठीक। सेकंड में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म, द रिसर्च सुपरवाइजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई दैट द वर्क डन बाय रिसर्चर अंडर हिम हर इज प्लेगरिज्म फ्री। तो क्या ऐसा है कि जिस रिसर्चर ने जिस सुपरवाइजर के अंदर काम किया है, तो क्या सुपरवाइजर जो है उस बंदे की थीसिस को या उसके काम को जो है सर्टिफाई नहीं करेगा कि उसका काम जो है प्लेगरिज्म फ्री है या प्लेगरिज्म है उसके अंदर? बताइए। तो पहला सही, पहला सही दूसरा दूसरा गलत। गलत। हाँ, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्लियर चीज है कि सुपरवाइजर इसी वजह से बनाया जाता है ताकि वो रिसर्चर की देखभाल करे, यानी उनको समझाए कि चोरी नहीं करना है। ठीक है। और जब थीसिस जो है सबमिट होती है, ठीक है, तो जब तो एक तो जो है रिसर्चर जो अंडरटेकिंग देता है, एक तो रिसर्चर अपने आप को इंश्योर करेगा कि मेरा जो काम है, ठीक है, वो बायस जो है यानी किसी भी तरीके का प्लेगरिज्म नहीं है, हमने कुछ चोरी नहीं की। और उस चीज की सर्टिफाई कौन करेगा? उसका सुपरवाइजर करेगा, क्योंकि सुपरवाइजर अगर सर्टिफाई नहीं करेगा, उसकी तस्दीक नहीं करेगा, तो उसकी थीसिस जो है सबमिट नहीं होगी, तो उसको जो है डिग्री नहीं दी जाएगी। ठीक। चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटीज वर मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन? तो फॉलोइंग में से कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तर्ज पर जो है बनाई गई थी? ए बी सी सी। हाँ, तो ये है बीसीएम जो है बॉम्बे कलकत्ता मद्रास। ठीक है। चलिए। इन विच ऑफ द कॉलेजेस द यूरोपियन एजुकेशन वाज इम्पार्ट थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस? ठीक है। तो आजादी से पहले कौन से कॉलेज में जो है यूरोपियन एजुकेशन को जो है मदर टंग के मीडियम के थ्रू जो है नाफिज किया गया था, यानी उसके अंदर यूरोपियन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा था बट मदर टंग में पढ़ाया जा रहा था, वो कौन सा कॉलेज है? सी सर। फिर ऑप्शन सी। सेंट जेवियर्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है ये लाहौर। यूनिवर्सिटी का लाहौर है। हाँ जी जी। चलिए।
Which of the following subject were taught at the University of Navadip in ancient India? तो यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप, नवदीप जो है वो कहाँ पे है, बंगाल में है ना। ये किसके लिए मशहूर थी, ट्रेड के लिए मशहूर थी, कॉमर्स के लिए मशहूर थी। तो इसके अंदर भी इसका जो सब्जेक्ट था, 3 ही सब्जेक्ट थे जिसको हमने निमोनिक्स के थ्रू कुछ इस तरीके से याद किया था। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि नवदीप में जो है कौन से सब्जेक्ट जो है टीच किए जाते थे। आर्कियोलॉजी है, फिजिक्स जी। जी बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? सर ऑप्शन डी। सी तो डी। ये जो है हाँ CDE है, ठीक है, यानी लॉजिक है, लिटरेचर है एंड तांत्र। देखिए तांत्र जो है हमने पढ़ा था, ये तांत्रा जो है नहीं था, ठीक है, बट आपके क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको नोट खोलने की नौबत नहीं आती है, आप लोग अपनी नोट अगर नहीं देखना चाहते हैं, तो कम से कम क्वेश्चन के ताल्लुक से इन सारी चीजों को एग्जाम तक जो है आप बजा कर रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 309, स्टेटमेंट 1। द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड एज पर NEP रिपोर्ट ऑफ 2016 मस्ट ओवरसी द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन, सेट स्टैंडर्ड एंड डिफाइंस गाइडलाइन फॉर द पर्पस। कह रहे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है NEP 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है मतलब 2016 की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है वो क्या करेगा, एक्रेडिटेशन के पूरे एक्रेडिटेशन के प्रोसेस को जो है वो देखेगा और इस पर्पस के लिए जो है वो स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस वगैरह क्या करेगा, सेट करेगा, डिफाइन करेगा। सेकंड में कहा गया कि इट कैन लाइसेंस द प्राइवेट एजेंसी। कह रहे हैं कि ये जो है प्राइवेट एजेंसी को जो है लाइसेंस दे सकता है। प्राइवेट एजेंसी क्या होती है, प्रेफरेबल नॉन प्रॉफिट वंस who will do the actual evaluation of academic institution, जो क्या करेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का हकीकत में इवेल्युएशन करेगा। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है ये एक्रेडिटेशन करने के लिए जो है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये जिम्मेदारी दे सकता है, ये लाइसेंस दे सकता है, जिसके बेस पे वो क्या करेगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का जो है वो इवेल्युएशन करेगी। सी ऑप्शन सर। डी। सर दोनों सही देखिए है। यहाँ पे जो है बहुत स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसा फाइनलाइज मामला यहाँ पर नहीं है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक ही जो है NEP 20 क्या की गई थी, तैयार की गई थी, ठीक है। हमने रिपोर्ट दिया, फिर उस रिपोर्ट पे जो है जो भी चर्चा हुआ, जो भी उसके अंदर डिस्कस वगैरह, वो फिर 2020 में जो है फाइनली NEP 20 को क्या किया गया, प्रेजेंट किया गया, यानी लोगों के सामने लाया गया। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ए वाली भी सही है और ये भी सही है, बट अगरचे जो है NEP 20 में इसका कहीं तस्करा नहीं है, जबकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक करके जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, Which of the following are autonomous research institution under various government department and agency in India? इस बार का जो हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है उसमें मतलब अक्सर बेशतर क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चन की जानकारी जो है आपको इन्हीं क्वेश्चन के जरिए ही रखनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे तो धीरे धीरे चीजें जो है आपके पास समेट कर जो है खूब ज्यादा हो जाएगी। बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें भी आपकी रिवाइज होती रहेंगी और वो आपके माइंड में एक एक कंसेप्ट जो है वो जाता रहेगा। पढ़ के अगर छोड़ देंगे तो वो चीजें जो है आपको भूल जाएंगी। इसमें देखिए आपको दो तो याद आना चाहिए, क्योंकि अब हाँ बोलिए। सर ऑप्शन डी। और ये तो है ए और ए बी। कौन सा क्वेश्चन? ए बी डी। देखिए यहाँ पे जो है ABC, अभी यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछा गया था कि मतलब कौन कौन से जो है ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट जो है ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलोर के अंदर है। बाकी ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1969 में जो है ये बनाया गया है। CSIR जो है हम लोग बोलते रहते हैं, यानी जिस तरीके से नेट का एग्जाम होता है उसी तरीके से CSIR का एग्जाम होता है। बस इनके अंदर जो सब्जेक्ट के डोमेन होते हैं वो सारे के सारे जो है साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, और हमारे अंदर जो डोमेन होते हैं वो आप मान सकते हो कि आर्ट यानी ह्यूमैनिटीज वगैरह से रिलेटेड के जो है सब्जेक्ट होते हैं।
तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर जो है रन करते हैं, और ये 1942 में जो है ये बनाया गया है। ICSSR जो है ये भी एक ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये 1969 में बनाया गया। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ये तो याद हो जाना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये भी एक ऑटोनमस है, ये DST के अंदर काम करता है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है, और ये 1971 में बनाया गया जो कि बेंगलोर के अंदर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यही बोला है कि आप इनकी जो डेट अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है, जैसे आप में से जो है कुछ बच्चे उर्दू से हैं, कुछ जो है अरबिक से हैं, तो आप में से बहुत सारे शोरा, बहुत सारे अदीब या उदबा की आप लोग तारीख पैदाइश या उनकी तालीफात वगैरह की डेट्स वगैरह याद करते हैं, तो अपने फर्स्ट पेपर को भी उसमें जो है आप रिलेट कीजिए, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। ठीक है, जब आप रिलेट करने लगेंगे, इसमें आप माहिर हो जाएंगे, तो खुद ब खुद चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जो है आपके पास हो जाएंगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 311 द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज अ वेल नोन सेंटर ऑफ, ठीक है, किसके लिए थी? तांत्रिक बहुत बुद्धिज्म। सी सर। हाँ, तो तांत्रिक बुद्धिज्म। ये तांत्रिक बुद्धिज्म है। चलिए, बिफोर इंडिपेंडेंस द लेडी आयरन कॉलेज दिल्ली वाज सेट अप फॉर टीचिंग। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो है लेडी इरविन कॉलेज जो है दिल्ली में किस चीज की टीचिंग के लिए जो है ये कायम किया गया था? सिविल इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चर या एजुकेशनल रिसर्च? ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना वो यूपीएससी में आते हैं, लेकिन इस बार हायर एजुकेशन में आप देख सकते हो कुछ मतलब काफी जो है आपसे मतलब हिस्टोरिकल चीजें पूछी जा रही है, यानी इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस। बट कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपका जो नेक्स्ट एग्जाम होगा, बट यही सारी चीजें जो है आप समेट कर रखो। तो ये है इसका आंसर नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले सकते हैं। देखिए, लेडी इरविन कॉलेज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी अब ये कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का हिस्सा है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ कैंपस। ये बनाया गया था 1932 में, ठीक है। 1932 में अरबी वालों को मालूम है कि मिखाइल नोएमा की क्या हुई थी, वफात हुई थी। इस तरीके से बहुत सारी 32वीं चीजें हैं, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। ये क्या है? एक वुमेन्स कॉलेज है, और इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक तो जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कॉलेज है, ये कब बना? 1932 में। और दूसरा ये कि ये वुमेन्स कॉलेज है। हाँ, और इसकी एक खासियत ये है, ये जो कोर्सेज ऑफर करता है, ये होम साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी में जो है ये कोर्सेज ऑफर करता है। यानी अगर इसकी स्पेशलाइजेशन आपसे पूछ ली जाए तो ये होम साइंस है, ठीक है। अगर इस तरीके का ऑप्शन हो, होम साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, तो दोनों को आप चूज कीजिएगा। अगर सिर्फ एक होगा तो आपको जो है क्या करना है? होम साइंस ही जो है चूज करना है। तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज जो है ये ऑफर करता है होम साइंस में, इसकी स्पेशलाइजेशन जो है होम साइंस है। अब यहाँ पर दिखा गया है कि ये एशिया में जो है होम साइंस के लिए टॉप 5 में जो है ये आता है। और QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2021 के मुताबिक जो है इसकी रैंक जो है 251 से 300 के बीच जो है थी एजुकेशन के लिए। ये इतना मैटर नहीं करता, बट ये जो है आपको याद रखना है कि लेडी इरविन, लेडी लगा हुआ तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये वुमेन्स के लिए है, और ये होम साइंस के स्पेशलाइजेशन के लिए जो है ये कॉलेज है। चलिए, स्टेटमेंट 1 में है द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ एशिया। कह रहे कि नालंदा यूनिवर्सिटी एंशिएंट इंडिया की जो है, जिसने एशिया के बहुत सारे यानी मुख्तलिफ पार्ट से मतलब स्टूडेंट को क्या किया? अट्रैक्ट किया है, यानी उन स्टूडेंटों की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज किया है। यानी एशिया के बहुत सारे हिस्सों से जो है स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते थे? आते थे पढ़ने के लिए। सेकंड में कहा गया नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ओवरशैडो बाय यूनिवर्सिटीज इन यूरोप एंड अरबिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है अपने क़याम के फौरन बाद जो है वो यूरोप एंड अरब की यूनिवर्सिटी के क्या थी? जेर साया थी, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कायम होने के बाद जो है वो यूरोप एंड अरब की यूनिवर्सिटीज के तहत जो है ये चलती थी। ओवरशैडो का मतलब यानी उसके जेर साया थे, उसके जेर एहतमाम जो है ये काम करती थी। तो बताइए क्या सही बात कही गई है? सर सी गलत है। ऑप्शन सर, गलत है दूसरा। हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी नालंदा के बारे में बात सही है, क्योंकि ये वर्ल्ड की जो है सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है मानी जाती थी। पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन के जरिए जो है
फॉलोइंग में से क्या रिकमेंडेशन थी? क्या हायर एजुकेशन को अबॉलिश करने की, खत्म करने की बात की गई थी, या वुमेन्स की एंट्री को जो है कॉलेजेस के अंदर बंद करने की, यानी उन पर एक तरीके से रोक लगाने की बात की गई थी? पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज इन हायर एजुकेशन, या प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट करने की रिकमेंडेशन की गई। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी हायर एजुकेशन के लिए कुछ फंड दें, कुछ दान दें, कुछ ग्रांट दें। encouraging establishment of more and more public universities in rural areas। तो बताइए क्या लगता है आप लोगों को? सर ऑप्शन डी। प्लस सी लगा है। हाँ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बात जो है हंटर कमीशन में अगर आप लोगों को याद होगी, ठीक है, अगर ये पॉइंट वहां पर नोट नहीं होगा आपकी नोट्स में, ठीक है, जो आपको बताया गया, तो इस चीज को जो है आप नोट कीजिए। वैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इस चीज को जो है हमने बताया है आप लोगों को, कि मतलब ऐसी सजेशन जो है दी गई थी कि मतलब सरकार के पास जो है इतने फंड नहीं है, तो बहुत सारे प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो उनको भी कहा गया कि आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। इनफैक्ट आज के भी दौर में ये सारी चीजें हैं। चलिए, कह रहे द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर इन 1882 टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के बोझ को कम करने के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को जो है लाहौर में कायम किया गया था 1882 में? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। हाँ, तो ये है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया है, फॉलोइंग में से कौन सी वैल्यू जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन नहीं की गई है? दहेज। हाँ Option C. हाँ, तो यहाँ पे जो है ये जो होता है कॉर्ज, जिसको हम बोलते हैं हिम्मत, तो ये वर्ड जो है इसके अंदर नहीं इंक्लूड किया गया है। इस बेस पे जो है आप एक मरतबा प्रियम्बल को देख सकते हो। प्रियम्बल जिसको हम प्रीफेस बोलते हैं ना, यानी किसी भी किताब का जो है एक मुकदमा होता है, तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मुकदमा है उसको क्या बोला जाता है? प्रियम्बल बोला जाता है। और इसको जो है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ये जान है। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 2 वर्ड का इजाफा जो है ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था तब ये 2 वर्ड नहीं थे, बल्कि ये 42 अमेंडमेंट के जरिए जो है इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इन 2 वर्डों को क्या किया था, ऐड किया था। वो 2 वर्ड कौन कौन से? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, मतलब आसान से पॉइंट है बट आपको मालूम होना चाहिए। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो 1976 का अमेंडमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी ने जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। यानी बहुत सारे चेंजेस जो है लेकर आई थी, जिसमें से बहुत सारे चेंजेस जो है आज तक जो है वो सही साबित हुए हैं, और बहुत सारे चेंजेस ऐसे थे मतलब जो आज तक लोग उस पर क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ठीक है, तो यानी 42nd अमेंडमेंट जो है एक हिस्टोरिकल अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए माना जाता है, कि इंदिरा गांधी ने जो है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे, जिसमें से एक ये भी था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जो है ऐड किया था। जबकि ये एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट जो है, अगर ये 2 वर्डों के बारे में हम गौर करें, इसकी हिस्ट्री पे अगर हम जाएंगे तो ये बहुत ही मतलब इस पर एक अच्छा खासा जो है चर्चा होगा। तो बहरहाल वहां पे हमें नहीं जाना है। तो इतना आपको याद रखना है कि ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के जरिए जो है ये किया गया था। अब इस प्रियम्बल को देखकर इसके अंदर जो है कुछ वर्ड को आप अपने माइंड में रख सकते हो, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पर जस्टिस वर्ड यूज किया गया है, लिबर्टी है, इक्वेलिटी है, फर्टर्निटी है, ठीक है, और इसी तरीके से सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सॉवरेन इन नेशन, तो ये सारे वर्ड जो है ये आपके प्रियम्बल में ऐड है। इन सब का मतलब यही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम में से हर किसी को ये आजादी देता है रिपब्लिक रहने की, जस्टिस चाहने की, ठीक है, जस्टिस लेने की, रहने की हमें लिबर्टी देता है, फर्टर्निटी करने की हमें आजादी देता है, यानी हमें आपस में भाईचारगी बनाकर रखना है, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। ये सारी चीजें जो है इसका पार्ट है। तो यानी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप खुलासा देखेंगे तो ये एक सफा के अंदर जो है आपको मौजूद मिलेगा। ठीक, चलिए, तो समझ में आ गया। तो इस पे जो है ये जो वर्ड, जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है एक वैल्यू जो है इसके अंदर शामिल नहीं है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हमने एलिमिनेट किया है। तो इसी को देखते हुए जो है इन वर्ड पे जो है आपकी थोड़ा सा तवज्जो रहनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 317। नेशनल नॉलेज कमीशन हैज रिकमेंडेड एब्सोल्यूट एडमिशन एज मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज।
तो फॉलोइंग में से कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए जो है नेशनल नॉलेज कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी कि जो है एब्सोल्यूट एडमिशन होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटीज के लिए? नेशनल, स्टेट, प्राइवेट, फॉरेन यूनिवर्सिटीज? नेशनल सर डी। डी सर। नहीं नहीं, देखिए ये तो नेशनल नॉलेज कमीशन जो है ये ए नेशनल ही है ना, यूनिवर्सिटीज की नेशनल बनाने की बात की थी ना, 50 यूनिवर्सिटीज, मतलब 50 यूनिवर्सिटीज जो है इसने कहा था कि हमें नेशनल यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए जो नेशनल लेवल पे काम कर सके, ठीक है। तो इसने नेशनल नाम ही दिया था, यानी ना इसने सेंटर का, ना इसने स्टेट यूनिवर्सिटी का, ना इसने डीम टू बी यूनिवर्सिटीज, बल्कि इसने यूनिवर्सिटीज के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी का ही नाम लिया था। तो और इसका काम यही था कि ताकि ये हमारे नेशन के लिए काम कर सके नेशनल लेवल पर, ठीक है। चलिए, साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्ट इन कलकत्ता इन 1817। ये चीज जो है हमने आपको बताई थी किसी क्वेश्चन के तहत, और ये इससे जो है क्वेश्चन भी बन गया है। तो कलकत्ता में जो है, मतलब साइंस एजुकेशन इंडिया में जो है पहले जो है शुरू हुआ था कलकत्ता में, किस कॉलेज में शुरू हुआ था? हिंदू कॉलेज। गुड। तो ये जो है हिंदू कॉलेज कब बना था? 1870, 1817 जो दिया है वो भी 1870 में बना था कि 1830 में बना था? 1817 में ही बना था सर, और वही उसी टाइम इसमें सोसाइटी ओके, पढ़ाई हाँ, की है। चार्टर एक्ट जो है वो 1813 में आया था, और 1813 में आया था जी ओके सर। ओके। हिंदू कॉलेज 1817 में था, फिर इसी को 1850 में क्या कर दिया गया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया था, फिर 2010 में इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दी गई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशन ANTE यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग? तो एकेडमिक राइटिंग में जो ये हम एब्रिविएशन यूज करते हैं, ये किस मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है? एनोनिमस, बिफोर, आफ्टर एंड अदर्स? बहरहाल ये इंग्लिश वाले यूज करते हैं, हम लोग तो पूरी पूरी रिसर्च कर लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता हम क्या यूज कर रहे हैं, अरबी और उर्दू वाले, जहां तक मुझे लगता है। तो ये जो है ये बिफोर है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर स्टेब्लिश्ड इन सेम ईयर ऑफ 1916, है ना। तो देखिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन शायद जून में आया हुआ था, उसी क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बनाया गया है, बताइए। BCD, गुड। बनारस, मैसूर एंड FLD। PCD सर। हाँ, तो ये जो है 1916 में बनी थी। बॉम्बे जो है आपकी वो हो गई, यानी BCM में आएगी, 1857 में हो गई। पंजाब 1882 में हो गई। इसी तरीके से हमने कहा था पटना यूनिवर्सिटी जो है 1917 में बनी थी, ठीक है, पटना 1917 में बनी थी, बाकी ये 1916 में बनी है। इसी तरीके से और भी जो मशहूर यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे हमने जामिया के बारे में पढ़ लिया था, उसकी थोड़ी हिस्टोरिकल चीजें पढ़ ली थी। MU की डेट आप देख लीजिए, DU की देख लीजिए, JNU की देख लीजिए, IFLU की देख लीजिए, इन सारी चीजों को आप देख लीजिए। चलिए, स्टेटमेंट 1 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर मेनली टारगेटेड एट डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज, कह रहे हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो है बुनियादी टारगेट जो है डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज पर था, ठीक है। यानी इसके अंदर जो भी टारगेट रखा गया था उस टारगेट को कौन पूरा करता? डेवलपिंग कंट्रीज करती। सेकंड में कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड टू ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड, डेवलपिंग और पुअर। तो इसके अंदर जो टारगेट है वो सारी कंट्रीज के लिए थे, चाहे वो डेवलप हो या डेवलपिंग हो या पुअर। तो क्या दोनों बात सही? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फैक्ट नहीं पूछा जा दोनों रहा। सही है सर। हाँ, पहला गलत है ना दोनों सही। सर? नहीं, नहीं दोनों सही है। नहीं, मिलेनियम सिर्फ पुअर कंट्रीज के लिए आया था। बिल्कुल। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही। मिलेनियम से हमने कहा था कि मिनिमम, यानी वो कंट्रीज जो अभी मिनिमम है, यानी बहुत कम है, यानी डेवलपिंग बहुत अच्छे तरीके से वो डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो सस्टेनेबल आपकी वही हो गई जो पर मैक्सिमम। पुअर भी है उसमें, सिर्फ डेवलपिंग है? जी, पुअर भी है क्या उसमें? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है ना? मतलब डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज से मेरे ख्याल से दोनों का मतलब या मकसद दोनों जो है वही होगा, ठीक है। डेवलपिंग यानी जो अभी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो, तो उसको पुअर ही एक इस्तेलाह में अगर देखा जाए तो बोलेंगे, ठीक है। तो मिलेनियम जो है वो सिर्फ डेवलपिंग के लिए थे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थे ये आपके दोनों कंट्रीज के लिए थे, ठीक है, जो डेवलप है या डेवलपिंग है, ठीक है, दोनों के लिए था। अब ये क्या है, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर चीजें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हुई है तब इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हो। यहाँ पर फैक्चुअल चीजें आपसे नहीं पूछी गई, कितना परसेंट हुआ था, कितना परसेंट नहीं हुआ था। तो दोनों तरीके की नॉलेज जो है आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है 322।
इन एयर पॉल्यूशन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इंक्लूड्स। ठीक है, जैसे आप लोग पूछते रहते हो ना कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, तो मैंने आपको कहा कि उसके जो है दो नाम है या फिर उसके जो है दो कंपोनेंट है, तो वही आपको निकाल के बताना है। ABC सर। AC नहीं सर, AC नाइट्रिक और नाइट्रोजन और इसी लेकिन से बनता है नाइट्रस AC। ऑक्साइड जो है ये नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये इसका तो ग्रीन हाउस गैस है। हाँ बिल्कुल, इसका जो फार्मूला वो क्या है, N2O होता है ना, NO2 के अलावा जी N2O सर। होता है। नाइट्रिक्स ऑक्साइड जो है जिसको हम बोलते हैं, NO। इसको जिसको हम सिर्फ NO AC ही बोलते है। हैं, और इसको जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 हम बोलते हैं। तो NOx नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये दोनों जो है इसी के फॉर्म में है। ठीक है, यानी इसी का अज्जा आप बोल सकते हो, इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी का हिस्सा आप बोल सकते हो। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है या फिर इन गैसेस का यूज किया जाता है, या आपसे पूछा है, जैसे हमने पढ़ा है कि फोटोकेमिकल स्मोक का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों जो है सूरज की सनलाइट की रोशनी में मिलते हैं, तब जाकर फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरीके से ग्राउंड लेवल ओजोन भी बनती है। तो वहां पर अगर आपको नाइट्रिक्स ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कुछ भी लिखा हुआ मिल गया, तो आपको क्या करना है, इनको कंसीडर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 323। तो यहाँ पर है कुछ हजार्ड रिलेटेड टर्म है, ठीक है, यानी खतरे से रहते। देखिए रिस्क का मतलब ही होता है खतरा। एक्सपोजर का अगर हम माना देखेंगे तो एक्सपोज कर देना, यानी जाहिर कर दो, चीजों को बिल्कुल दिखाओ, जाहिर करने के माना में होता है। वल्नरेबल, जैसे हम बोलते हैं कि ये एरिया वहां पर मत जाओ, ये एरिया जो है बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब ये होता है कि यानी बहुत ही खतरे वाली एरिया, अगर तुम वहां पर जाओगे तो हमले की जद में आ जाओगे। रिस्पॉन्स का होता है रिस्पॉन्स। तो अब इस एतबार से आप मैच करके बताइए, हजार्ड रिलेटेड टर्म यहाँ पर दी गई है, तो कौन सी टर्म जो है किस डिस्क्रिप्शन के साथ जो है मैच कर रही है। सेकंड ऑप्शन सर। देखिए ऑप्शन नंबर वन, सबसे ये हाँ, यहाँ पर देखिए रिस्क दिया गया है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कॉजिंग लॉसेस, यानी बहुत तेजी से इवेंट्स हो रहे हैं, खतरात हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, बी को हम 3 से मिलाएंगे, एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है दिखावा, यानी जाहिर करना, नुमाइश करना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉल्यूशन एंड स्ट्रक्चर एट रिस्क, तो यानी पॉल्यूशन, सॉरी पॉल्यूशन बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन और जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, खतरे पर है। तो यानी अगर किसी चीज को हमें दिखाना या एक्सपोज करना है, तो हम किसको करेंगे, वो पॉपुलेशन और उसके स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को या उसके एरिया को हम दिखाएंगे जो क्या है, खतरे पर है। फिर वल्नेबर आपका जो है, यानी हमले की जद में आना, डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस। देखिए अगर आपको मालूम है कि वो एरिया जो है खतरे वाली है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले से जो है आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर्डनेस में बहुत सारे ऐसी टर्म आती है या बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जो खतरे से बचने के लिए क्या किए जाते हैं, जिसको प्रिपेयर किया जाता है। तो जब चीजों को हम प्रिपेयर करते हैं, हम तैयार रहते हैं, तभी जो है हम एक्शन लेते हैं उस लॉसेस को जो है कम करने के लिए। एक्शन लेना मतलब उस हमले का जवाब देना, एक्शन टू मिटिगेट द लॉसेस। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 324। स्टेटमेंट वन में कहा गया, इन राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा गया, इन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, दोबारा आ रहा है। तो आपको अगर इसके फ्यूचर याद है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं बताओगे। स्टूडेंट्स टेक टर्न शेयरिंग देयर आइडियाज, थॉट्स और मतलब सॉल्यूशन विद देयर ग्रुप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को या सॉल्यूशन को जो है वो अपने ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। रोबिन राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है एक साथ काम करते हैं ताकि वो एक टास्क को कंप्लीट कर सके या एक कॉमन गोल जो है वो अचीव कर सके। क्या राउंड रोबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी में जो बच्चे काम करते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल का मतलब यानी किसी भी स्पेसिफिक टाइप या किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को जो है मुकम्मल करने का उनका मतलब काम होता है या फोकस होता है, क्या होता है बताइए। सर ये राउंड रोबिन समझ नहीं आ रही क्या है, ये क्या है।
ये राउंड रोबिन का मतलब ये हो गया ना कि मतलब वो राउंड से जो है आइडियाज जो है वो क्या हो रही है। देखिए पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो आंसर दोनों अपोजिट में लिखा गया है, ठीक है, इस वजह से दोनों गलत तो है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी की डिफिनेशन जो है ये वाली है, और राउंड रोबिन की स्ट्रेटजी जो है वो है। राउंड का मतलब क्या है कि यानी इस ग्रुप के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए ये 5, ठीक है, ये पूरा आपका ग्रुप है और इसके अंदर क्या है 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो आइडियाज जो है ऐसे क्या हो रही, राउंड हो रही है, यानी एक इसको बता रहा तो दूसरा इसको बता रहा, फिर इसको बता रहा, फिर इसको बता रहा, फिर यानी घूम घूम कर जो है आइडियाज क्या हो रही है उसी ग्रुप में क्या हो रही है, घूम रही है ग्रुप के अंदर। तो उसी को हम बोलते हैं राउंड रोबिन, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का काम ही वही होता है कि जहां पर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपका एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आप अपने आइडियाज को घुमा रहे हो, अपने सॉल्यूशन या अपने थॉट्स को जो है एक दूसरे के साथ जो है आप शेयर कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, राउंड रोबिन स्ट्रेटेजी, जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग का ही एक पार्ट होता है। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमने वही पढ़ा था कि यहाँ पर जो बच्चे ग्रुप में होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए। तो स्पेसिफिक मींस एक कॉमन गोल, यानी उस ग्रुप के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनका एक कॉमन गोल होगा। कॉमन गोल यानी उनको जो मखसूस टॉपिक सब्जेक्ट दिया गया है उसी को मुकम्मल करने का उनका क्या होता है, पूरा फोकस होता है, वही उनका कॉमन गोल होता है। ठीक, इज दिस सर ये क्लियर? जो है ना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग, सर इसको हम जिक्सा स्टडी से वो करेंगे, मतलब उसमें भी तो यही होता है ना कि लाइक एक ही चीज दी जाती है, फिर बच्चे उसको मतलब एक पार्ट मुकम्मल करते हैं, एक एक पार्ट बनाकर। हाँ, तो उसमें जो ये होता है ना जिक्सा में, तो ये होता है कि मतलब उस ग्रुप के जो भी एस्पेक्ट होते हैं, जो भी पहलू होते हैं, तो हर बच्चा जो है एक एक पहलू को ले लेता है मुकम्मल करने के लिए, फिर उसके बाद जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं, यहाँ पर सब जो है मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर किसी को एक एक काम नहीं बांटा जाता है। उसमें तो एक तरीके से जो है, जो डायग्राम बनाने में माहिर है तो उसको वो काम सौंप दिया गया है, जो इवेल्युएशन करने में माहिर है तो उसको वो वाला पोर्शन सौंप दिया गया है। ठीक है, जिक्सा में ऐसा होता है, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती है, बट सारे मिल के जो है करते हैं थोड़ा थोड़ा, और सबका काम, ओके। सबका मकसद एक ही होता है। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 325। इन कॉल्ड ठीक है, डायनेल्सन्स फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग द डोमेन्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो कह रहे हैं कि टीचिंग के लिए जो है चार्ल्स डैनियल्सन का जो फ्रेमवर्क है, जिसका एक डोमेन है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के अंदर कौन से कंपोनेंट जो है आ सकते हैं? तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ये नाम देख के आपको डरना नहीं, इसको आप देखिए। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन एक सिंपल सा वर्ड है, आसान सा वर्ड। आपको मालूम है कि अगर आप प्लान करते हो या कुछ प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर क्या क्या आप करोगे, तो उस एतबार से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। बताइए। बीसीडी। जी, यही होगा। देखिए, फिजिकल स्पेस इन क्लासरूम जो है ना, मतलब कुछ भी अगर आप प्लान करते हो ना तो डायरेक्टली जो है आप कभी भी जो है फिजिकल स्पेस जो है आप नहीं देखते हो। हाँ, ये क्लास के अंदर जाने पे क्या स्ट्रेटेजी होती है, आपके सामने क्या माहौल रहता है, उस माहौल को देखते हुए जो है आप एक्शन ले सकते हो। बट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में जो है कभी भी कोई भी टीचर जो है क्लासरूम का फिजिकल स्पेस जो है कभी भी वो ऑर्गेनाइज नहीं करता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो होती है सिटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम, यानी हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को जो है सेट करेंगे ताकि उससे आउटकम निकाल सके। स्टूडेंट के असेसमेंट को डिजाइन करेंगे, कंटेंट एंड पेडागोजी नॉलेज को जो है डिमोस्ट्रेट करेंगे। इसी तरीके से रिसोर्स यानी कंटेंट के नॉलेज को जो है हम क्या करेंगे, डिमोस्ट्रेट करेंगे। तो प्लान करना, प्रिपरेशन करना, यानी उसको जाकर फिर परफॉर्म कर देना। देखिए, डायनेल्सन्स फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग, तो इसके जो टीचिंग के फ्रेमवर्क को है ना, इसने क्या दिया, बेसिकली 4 डोमेन इसके होते हैं। जैसे एक डोमेन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो उस डोमेन के अंदर से कुछ कंपोनेंट, यानी ये मफहूमी क्वेश्चन निकाल कर आपसे पूछा गया है, जबकि ऐसा जो है इस टीचिंग या इस फ्रेमवर्क के अंदर ऐसा ये नहीं लिखा गया है। ये क्वेश्चन बनाने वालों ने जो है अपना दिमाग लगाकर पूछा है कि ये चीजें जो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में आ सकती हैं। तो इसके जो है ना 4 डोमेन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके 4 डोमेन कौन कौन से हैं। तो पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, सेकंड है क्लासरूम इन्वायरमेंट, थर्ड है इंस्ट्रक्शन, फोर्थ है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कह रहे कि डायनेल्सन डिवाइड द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग इनटू द 22 कंपोनेंट क्लस्टर्ड इनटू 4 ग्रुप। यानी इसके जो है 22 कंपोनेंट हैं, और उस 22 कंपोनेंट को क्या किया है, इन 4 डोमेन के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जिसे कुछ
कंपोनेंट जो है आपको जो है अभी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन से जो है पूछे गए हैं। इसी तरीके से जो है कुछ इसके लिए होंगे, कुछ इसके लिए होंगे, कुछ इसके लिए होंगे। तो उससे जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट्स जो है वो काफी आसान आसान से है, ठीक है। हर बंदों ने जो है वो मतलब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हर बंदे ने जो है अपने एतबार से अलग अलग कंपोनेंट जो है वो क्रिएट किया है। तो आपको बस सिर्फ जो है ये 4 डोमेन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन जब भी आएगा किसी भी डोमेन से तो आप आसानी के साथ जो है बना लोगे, ठीक है। तो आप जरूर जो है इन 4 डोमेन के बारे में जो है आप इसको अपने नॉलेज में रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 326। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग के मुताबिक जो है अगर आप रेफरेंस देना चाह रहे हो तो उसका करेक्ट सीक्वेंस से क्या होगा, यानी आप किस तरीके से एपीए में जो है रेफरेंसिंग दोगे, बताइए। पहले आप क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, इस एतबार से बताना है। चौथा सर DBAC। हाँ, क्योंकि देखिए हम जो है नेम ऑफ ऑथर लिखते हैं, तो बताइए यहाँ पर जो ऑथर का नाम लिखा जाता है फर्स्ट होता है या लास्ट होता है? लास्ट देन फर्स्ट। लास्ट। बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लास्ट नेम होता है, फिर उसके बाद जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन होती है, फिर उस आर्टिकल का जो है टाइटल्स होता है यानी मौजू होता है, फिर वो आर्टिकल जो है किस जर्नल में जो है छपा है तो उस जर्नल का जो है नाम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 327। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर एक्सेसिंग अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिबेट। यानी एक स्टूडेंट की डिबेट वाली एबिलिटी को एक्सेस करने के लिए, जानने के लिए फॉलोइंग में से कौन सा असेसमेंट जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल होगा। फॉर्मेटिव, समेटिव, इफसेटिव या परफॉर्मेंस असेसमेंट। यानी डिबेट एबिलिटी यानी एक तरीके से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आप ये बोल सकते हो। डिबेट का मतलब ही डिबेट करवाना यानी उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। तो कौन सा असेसमेंट हम यहाँ पर करवाएंगे? परफॉर्मेंस असेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये परफॉर्मेंस असेसमेंट ही जो है इसका आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव, इनके फ्यूचर से या इफसेटिव वगैरह के फ्यूचर से ये क्वेश्चन है भी नहीं। इफसेटिव में क्या होता है कि बंदे की पास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको करंट के परफॉर्मेंस से जो है आप कंपेयर करते हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया। हाँ, स्टूडेंट की डिबेट वाली सलाहियत को जो है आप एक्सेस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उसके लिए जो है परफॉर्मेंस यानी डायरेक्टली जो है आप उसको परफॉर्म करने के लिए बोलोगे तो जो है उसमें आप जो है चेक कर लोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 328। इफ बिग कॉर्पोरेट हाउस, बिग कॉर्पोरेट हाउस का मतलब क्या है कि यानी बिग प्राइवेट कंपनी बोल सकते हो। कह रहे हैं कि इफ बिग कॉर्पोरेट हाउस इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कैन बी गिवन टू स्टूडेंट। कह रहे हैं कि अगर बिग कॉर्पोरेट हाउस जो है यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में कायम करती है तो क्वालिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन जो है स्टूडेंट को जो है दिया जाना चाहिए। It is expected that universities and institutes established by corporate houses will be world leader in education। कह रहे हैं कि ये तवक्को की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन जो कॉर्पोरेट हाउस के जरिए जो है बनाए गए हैं वो वर्ल्ड लीडर होंगे एजुकेशन में। तो क्या ऐसा हो सकता है? सर ये पहले जो जो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, ये किस मतलब ये सर बात की गई इसके कुछ एस्टेब्लिश होने का, इसका पता ही नहीं। मतलब ये ना मतलब वो जनरल टाइप करके ये क्वेश्चन पूछा गया, ये ऐसा कुछ स्कीम वगैरह है नहीं। बिग कॉर्पोरेट मतलब ये एक सजेशन के तौर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कॉर्पोरेट मींस जो कॉर्पोरेट कंपनियां वगैरह होती जो प्राइवेट टाइप्स की होती हैं। अब मैं आपको बताऊं इसका एनटीए ने जो सर क्वेश्चन दिया जी। पहले तो दूसरा दोनों से ही पॉजिटिव लगे। हाँ, तो दोनों सही और एनटीए ने जो है इसको गलत भी माना है दोनों को और दोनों को जो है सही भी माना है, ठीक है। देखिए मुझे तो लगता है कि ये मतलब बड़ी कंपनियों से मुराद यहाँ पर ये लिया है कि मतलब जितनी भी बड़ी कंपनीज होगी, जैसे अंबानी वगैरह का कुछ इस तरीके की यूनिवर्सिटीज बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बड़े लोग हैं, तो बड़े एतबार से ही जो है वो अपना मॉडल तैयार करेंगे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का या एजुकेशन का जो भी होगा। और यहाँ पर सेकंड में जो है वर्ड यूज किया गया एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यानी हम सिर्फ तवक्को रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं कि वो ऐसा होगी, जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास ही होंगे एजुकेशन के अंदर। तो ये सही है। अब पता नहीं किस एतबार से जो है इन्होंने दोनों को गलत माना है, ये गलत इस एतबार से माना गया होगा कि बिग कॉर्पोरेट हाउस जो है ऐसा कर नहीं सकती। ठीक है, लेकिन आपको जो है फर्स्ट वाला याद रखना है, ठीक है। मुझे यही सही लग रहा है कि मतलब फर्स्ट मतलब जो है दोनों सही होगा। बहरहाल दोनों को माना गया है, कुछ भी हो सकता है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 329, इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटा कॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में जो है कौन सी नॉलेज जो है आती है? अगर आप खुद से जो है अपनी लर्निंग कर रहे हो तो कौन सी नॉलेज जो है इंक्लूड होगी? मतलब कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज? कौन कौन सी नॉलेज जो है आपके अंदर शामिल हो सकती है? ABC हाँ तीसरा वाला चीज। हाँ, तो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज जो है, एक तो जरूर बात है कि हम जिस मतलब सेल्फ डायरेक्टेड मतलब हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें नॉलेज मिलती है, हम लेते हैं और उसके फैक्ट को भी जो हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजरल नॉलेज जो हमारी स्किल बेस्ड नॉलेज होती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम करके बोलते हैं, यानी करके सीखना। बाकी टेक्निकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो है कहीं ना कहीं इन नॉलेज में जो है हमें टीचर की जो है जरूरत पड़ती, विदाउट टीचिंग जो है इन सारी नॉलेज को जो है हम अच्छी तरीके से क्या करते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो इसी पे जो है क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 330। ईडी मोडो एक ऑनलाइन टूल है, हेल्प टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, शेयर अपडेट एंड डिस्कस स्टूडेंट प्रोग्रेस। कह रहे हैं कि ये टूल जो है ये टीचर की मदद करता है कि वो पेरेंट के साथ जो है टच में रहें, शेयर करें, मतलब वो अपडेट्स और डिस्कस जो है स्टूडेंट के प्रोग्रेस का जो है वो शेयर कर सकते हैं, यानी पेरेंट्स के साथ। इन टूल की मदद से जो है टीचर जो है बच्चों के कनेक्शन के अलावा जो है वो बच्चों के पेरेंट्स से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट में रह सकते हैं, ताकि वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस वगैरह को क्या कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेकंड में कहा गया डियोलिंगो इज एन ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बताइए क्या सही है यहाँ पे? सर डियोलिंगो वाला तो सही है। सही है, इसके दूसरा लिए सही है। तो और यहाँ पर जो दूसरा है तो दोनों सही दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये तो बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर हो गया ना आज के इस दौर में। तो देखिए, ये एक एजुकेशनल नेटवर्क दैट एम्स एट प्रोवाइडिंग टीचर विद टूल टू हेल्प देम कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद देयर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। यानी एक ऐसा टूल है जहां पर टीचर क्या करता है, बच्चों के कनेक्शन के साथ साथ जो है उनके पेरेंट के साथ भी क्या करता है, कनेक्ट में रहता है, ताकि उन बच्चों की प्रोग्रेस जो भी उनके अंदर कुछ कमी खामियां जो है उनके पेरेंट्स के साथ क्या कर सके, शेयर कर सकता है। तो ये जो है एक ऐप भी है, एक वेबसाइट भी है, और टीचर जो है यहाँ पर जो है कंटेंट, टेक्स्ट, वीडियोस, होमवर्क, असाइनमेंट वगैरह जो अपने बच्चों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। और ये जो है एक तरीके का गेमिफाइड अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है। गेमिफाइड अप्रोच जैसे होता है ना, बहुत सारे ऐप में जो है लैंग्वेज सीखने के लिए जो है आपको ग्रामेटिकल जो है एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें जो है आप दिस, दैट, इज, एंड इस तरीके की चीजों को जो है फील करते हो, तब जाकर वो आपका सेंटेंस जो है वो सही होता है। तो डियोलिंगो जो है वो इसी तरीके का ऐप है। चलिए, और बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी चीज में?